एक और फिर हमारे चैनल में सभी का स्वागत है। देखिए भारत में सिंचाई और इसी तरह जो मध्य प्रदेश में सिंचाई कैसे सिंचाई व्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, तो भारत में सिंचाई की हम बात करें तो भारत सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने सिंचाई को तीन भागों में बांट दिया है। तीन भाग कौन कौन से हैं, जैसे हम बात करें बृहद सिंचाई परियोजना। बृहद सिंचाई परियोजना का क्या मतलब होता है, इसका मतलब जो होता है कि जो बड़ी बड़ी परियोजना है वो। ठीक है, मध्य सिंचाई परियोजना का मतलब जो होता है जो छोटी, मतलब बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी, तो मध्य की होती है। लघु सिंचाई परियोजना क्या होती है, मतलब छोटी। अब इसकी अगर हम बात करें कि बृहद सिंचाई योजना परियोजना में क्या कहा था, तो देखो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह वहां पर बृहद बृहद सिंचाई परियोजना लागू की जाती है जहां 10,000 से अधिक हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि हो। कितनी होना चाहिए, कम से कम 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा कृषि करने योग्य भूमि होना चाहिए, तो वहां पर बृहद सिंचाई परियोजना जो है लागू की जाती है। ठीक है, एक कंडीशन आपकी ये होती है। दूसरी अगर हम बात करें मध्य सिंचाई परियोजना, तो मध्य सिंचाई परियोजना में ध्यान से सुनना कि यहाँ पर ये परियोजना कहाँ लागू की जाती है, जहाँ 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक की जमीन कृषि योग्य करने योग्य हो। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि 2,000 से कितना होना चाहिए, 10,000, 2,000 से 10,000 के बीच में अगर कृषि योग्य भूमि है तो वहां पर आपकी मध्यम सिंचाई परियोजना जो है लागू कर दी जाएगी। लघु सिंचाई परियोजना क्या रहती है कि जहां 2,000 हेक्टेयर उससे कम भूमि हो, यहाँ पर क्या होता है 2,000 हो, कम से कम 2,000 होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं उससे कम भी जो कृषि योग्य भूमि है, तो वहां पर लघु सिंचाई परियोजना का जो है उद्घाटन किया जाता है या फिर वहां पर लागू कर दी जाती है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बृहद सिंचाई परियोजना क्या है, मध्य सिंचाई परियोजना क्या है, लघु सिंचाई परियोजना क्या है। एक बार फिर से सुन लीजिए, बृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से जहां अधिक कृषि योग्य भूमि है वहां पर लागू की जाएगी। मध्य सिंचाई परियोजना वहां लागू की जाएगी जो 10,000 यानी कि 2,000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक कृषि करने योग्य भूमि होना चाहिए। लघु सिंचाई परियोजना कहाँ लागू की जाएगी, जहां पर जीरो से लगाकर कम से कम 2,000 हेक्टेयर तक सिंचाई करने योग्य जो कृषि होनी चाहिए, मतलब कृषि करने योग्य होनी चाहिए, वहां पर ये लागू कर दी जाएगी। आगे देखिए, मध्य प्रदेश में बृहद मध्य एवं लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 22 परियोजनाओं में से, देखो मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने 22 बृहद परियोजनाएं लागू की हैं। कितनी की हैं, 22 परियोजनाएं जो बृहद परियोजना है। इनकी अगर हम बात करें तो इनमें से 13 हैं जो पूर्ण हो चुकी हैं, 13 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 9 अभी बाकी हैं, मतलब 9 का जो कार्य है वो चल रहा है। यहाँ पर जो क्या रहेंगी बृहद परियोजना कितनी हो जाएंगी, टोटल 22 हो जाएंगी, जिसमें से 13 तो पूर्ण हो चुकी हैं, 9 अभी बाकी हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 141 मध्यम परियोजनाएं हैं जो लागू कर दी गई हैं। कितनी हैं, 141 भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कृषि के लिए 141 मध्यम परियोजनाएं लागू कर दी गई हैं, जिसमें से 110 परियोजनाएं लागू कर चुकी हैं, मतलब पूर्ण हो चुकी हैं। 110 तो बिल्कुल पूर्ण हो चुकी हैं, जो आपकी 31 बची हुई हैं वो उनका कार्य निर्माणाधीन है और आराम से कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्यम परियोजना का आपको पता है, बता भी दिया है कि जो आपकी 2,000 से लगा के 10,000 हेक्टेयर तक कृषि करने योग्य भूमि है वहां पर मध्यम परियोजना जो है लागू कर दी जाती है। और ऐसी अपने मध्य प्रदेश में 141 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें से 110 हो चुकी हैं पूर्ण और 31 अभी बाकी हैं जो कार्य निर्माणाधीन हैं। अगले देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में कुल स्वीकृत छोटी छोटी यानी कि लघु परियोजनाएं। अब लघु परियोजना की क्या परिभाषा थी, अपन को पता है, लघु परियोजनाएं वो परियोजनाएं होती हैं जो आपकी जीरो से लगाकर कम से कम 2,000 हेक्टेयर तक कृषि करने योग्य भूमि उपलब्ध हो, तो वहां पर लघु परियोजनाएं लागू कर दी जाती हैं। तो ऐसी अभी तक वर्तमान में मध्य प्रदेश में 5,237 परियोजनाएं हैं जो लागू कर दी गई हैं, जिसमें से 4,503 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ठीक है, तो 4,503 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जो अभी कुछ बाकी हैं जो रह गई हैं वो निर्माणाधीन है। तो ये हो जाएगी आपकी लघु परियोजनाएं। ठीक है, अब इसके बाद बात हम करते हैं वे परियोजनाएं जो पूर्ण हो चुकी हैं। ठीक है, और लाभान्वित कर रही हैं, किस नदी पर हैं, किस जिले को लाभान्वित कर रही हैं, बस इसमें अपन यही डिस्कस करेंगे। और अगली वीडियो में क्या करेंगे कि एक एक परियोजना के बारे में जानकारी पूर्णतः से
ज्ञात करेंगे कि ये परियोजना कब बनाई गई थी, कितनी इसकी लंबाई है, कौन सी नहर है, कौन सी इस नदी से निकलती है, ठीक है, और वह नदी कहाँ से निकलती है। तो इस तरह से अपन डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ पर अपन केवल क्या करेंगे, आपको ये बताया जाएगा कि यह नदी, यह जो परियोजना है जो पूर्ण हो चुकी है, किस नदी पर और किस जिले को लाभान्वित कर रही है। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी बाणसागर, बाणसागर परियोजना की अगर हम बात करें तो ये आपकी सोन और गंगा, देखो दो नदियां हैं सोन और एक आपकी हो जाएगी गंगा, कौन सी हो जाएगी, गंगा। तो इन दोनों के द्वारा ये है जो परियोजना बनाई गई है, ठीक है। क्यों बनाई गई है, क्योंकि इसमें गंगा का नाम आया है, इसलिए आया है क्योंकि गंगा नदी क्या रहती है कि निकलती तो उत्तराखंड से है, लेकिन वो बहती हुई उत्तर प्रदेश में पटना के यहाँ से जाती है। और जो सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, क्योंकि सोन नदी अमरकंटक से तो निकलती है, लेकिन ये जाके कहाँ पहुंच जाती है, पटना में, पटना बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। तो इन दोनों की संयुक्त परियोजना है। तो ये आपकी जो है मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की सोन नदी है और आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार की जो रहेगी वो गंगा नदी रहेगी। तो इसमें मध्य प्रदेश के कुछ जिले शामिल हैं, जैसे सीधी है, रीवा है, सतना है और शहडोल है। मध्य प्रदेश के यहाँ पर 4 जिले, मध्य प्रदेश के यहाँ पर कितने जिले, 4 जिले, 4 जिले हैं जो यहाँ पर लाभान्वित हो रहे हैं और आपके हो जाएंगे उत्तर प्रदेश और बिहार को भी लाभान्वित कर रही है। कौन सी, बाणसागर परियोजना। अब इसके बाद अगली है जो आपकी वरियार परियोजना। वरियार परियोजना की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की ही है, जो आपकी धसान, कौन कौन सी नदी हो जाएगी, धसान, और एक आपकी हो जाएगी केन नदी। ये दो नदियों के मिलन से वरियार परियोजना पूर्ण हो चुकी है, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को लाभान्वित कर रही है। किसको कर रही है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को। अगली नदी है आपकी बरना परियोजना। बरना परियोजना की हम बात करें तो बरना परियोजना देखिए, आगे अपन बता चुके हैं, बरना की नदी की लंबाई 96 किलोमीटर है, ठीक है, और ये आपकी जो है गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। और गंगा की सहायक नदी होने के कारण समीर घाट, पहले भी अपन ने बता दिया है, समीर घाट में ये गंगा नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो इस कारण से ये क्या है कि नर्मदा नदी पर चलाई जा रही है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन और सीहोरा जिले को लाभान्वित करती है। याद रखना कौन कौन से जिले, रायसेन और सीहोरा। अब हम बात करते हैं किसकी, चंबल नहर की। चंबल नहर की हम बात करें तो चंबल परियोजना है जो यमुना नदी, चंबल परियोजना यमुना नदी बेसिन में आती है और भिंड मुरैना शिवपुर को लाभान्वित कर रही है, ठीक है। अगली परियोजना आपकी हो जाएगी हरसी परियोजना। हरसी परियोजना की हम बात करें तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है और यमुना नदी की सहायक नदी होने के कारण मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले को ये क्या करती है, लाभान्वित करती है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप कोलार परियोजना। कोलार परियोजना की हम बात करें तो कोलार परियोजना है जो नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश के सीहोरा, ठीक है, मध्य प्रदेश के क्या हो जाएगा आपका, सीहोर जिले को ये क्या करती है, लाभान्वित करती है, ठीक है। अब इसके बाद है महान परियोजना। महान परियोजना की हम बात करें तो ये गंगा नदी पर है और मध्य प्रदेश के सीधी जिले को क्या करती है, लाभान्वित करती है। ये क्या है कि ये बाणसागर परियोजना की ही शाखा है और महान परियोजना वहीं से निकलती है, क्योंकि बाणसागर परियोजना गंगा और सोन नदी की संयुक्त परियोजना है, तो इस कारण से इसमें गंगा बेसिन में नाम इसका आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद माही परियोजना, तो माही परियोजना माही बेसिन है, माही परियोजना माही बेसिन है और ये आपका धार और झाबुआ में चल रही है। कहाँ पर चल रही है, याद रखना मध्य प्रदेश का धार और एक आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा, झाबुआ, ठीक है। ये दो जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, ये माही परियोजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहे हैं। अब इसके बाद है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की बड़ी परियोजना है, लेकिन ये आपकी जो परियोजना है सिंध के अंतर्गत बेसिन में आती है, किसके, सिंध के अंतर्गत, और ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर, शिवपुरी, टीकमगढ़, भिंड और दतिया। फिर से एक बार नाम सुन लीजिए, अशोकनगर है, शिवपुरी है, टीकमगढ़ है, भिंड है, दतिया है। इन कई जिलों को लाभान्वित कर रही है राजघाट परियोजना। और राजघाट परियोजना का वर्तमान इसका नाम हो गया रानी अवंतीबाई परियोजना, जो कि मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये चीज आप लोग याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद है रनगवा परियोजना। रनगवा परियोजना की अगर हम बात करें, जो मध्य प्रदेश की परियोजना है, ये धसान और बेसिन, ठीक है, धसान और केन, एक आपकी हो जाएगी कौन सी, केन हो जाएगी, एक हो जाएगी धसान। इन दो नदियों की जो संयुक्त परियोजना है और ये छतरपुर में लाभान्वित कर रही है, ठीक है। अगली परियोजना देख लीजिए आप, सम्राट अशोक परियोजना। सम्राट अशोक परियोजना
ये मध्य प्रदेश की बेतवा नदी, जिसे हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है बेतवा नदी को। याद रखना, मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। मालवा की गंगा क्षिप्रा को कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की कई और सारी नदियां हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए सम्राट अशोक परियोजना है जो बेतवा नदी पर है। मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सागर, कौन कौन सा, विदिशा, रायसेन और सागर, इन 3 जिलों को लाभान्वित कर रही है। संजय सरोवर बांध परियोजना की हम बात करें तो संजय सरोवर बांध परियोजना है जो बैनगंगा पर। अब बैनगंगा का जैसे ही नाम आया आप तुरंत पहुंच जाइए मध्य प्रदेश के दक्षिणी तरफ, और बैनगंगा मध्य प्रदेश के दक्षिणी से निकलती है और ये जाकर कहाँ मिल जाती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश के 2 जिलों को लाभान्वित कर रही, एक आपका सिवनी हो जाएगा, एक बालाघाट हो जाएगा। अब आपकी आती है सिंध परियोजना या सुक्ता परियोजना। ठीक है। तो सुक्ता परियोजना की हम अगर बात कर लेते हैं तो सुक्ता परियोजना नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? सुक्ता परियोजना नर्मदा नदी पर है और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले को क्या करती है, लाभान्वित करती है। कौन सा जिला आपका हो जाएगा? तो ये खंडवा जिला हो जाएगा मध्य प्रदेश का, जो इसको लाभान्वित करती है सुक्ता परियोजना। कौन सी नदी पर? नर्मदा पर। इसके बाद है सिंधु परियोजना। यहाँ पर सिंध परियोजना है, सिंधु नहीं है, क्योंकि सिंध परियोजना है जो मध्य प्रदेश के गुना जिले, सॉरी, विदिशा से निकलती है, लेकिन गुना को 2 गुना करने वाली नदी कौन सी है? सिंध या सिंधु। ठीक है। तो आपकी अगर बात करें तो सिंध जो परियोजना है वो गुना को 2 गुना करती हुई जाती है और उसमें गंगा, सॉरी, यमुना नदी में मिल जाती है, और चंबल की ये जो सहायक है चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। और ये मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिले को क्या करती है, लाभान्वित करती है। अब इसके बाद आपकी आती है तवा परियोजना। तो तवा परियोजना अपन पहले ही पढ़ चुकी है। आप लोगों को बता दें, तवा परियोजना नर्मदा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, लेकिन तवा परियोजना तवा नदी पर चलाई जा रही है। ठीक है। और होशंगाबाद और हरदा 2 जिलों को लाभान्वित करती है। और तवा परियोजना के अंतर्गत ही नहरों में प्रथम स्थान किसका है? होशंगाबाद जिले का है। ठीक। अब इसके बाद आती है थापर परियोजना। थापर परियोजना की हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश की बैनगंगा बेसिन के अंतर्गत आती है और सिवनी और बालाघाट में को लाभान्वित करती है। थापर परियोजना किसको करती है? बैनगंगा बेसिन के अंतर्गत आती है, सिवनी और बालाघाट राज्यों को, सॉरी, जिलों को क्या करती है, लाभान्वित करती है। अगली परियोजना है आपकी, वो हो जाएगी भांडे नहर। भांडे नहर परियोजना की हम बात करें तो भांडे नहर परियोजना है जो राजघाट परियोजना है उसके अंतर्गत ये नहर लाई गई है, और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर और दतिया जिलों के लिए प्रमुख नहर जो है लागू कर दी गई है। ठीक है। और बेतवा नदी से ही इसको काट के बनाया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर और दतिया जिलों को लाभान्वित करती है। अब इसके बाद आपकी आती है उर्मिल परियोजना। उर्मिल परियोजना की अगर हम बात करें तो उर्मिल परियोजना धसान और केन, ठीक है, धसान और केन, ये भी आपके उर्मिल परियोजना धसान नदी और केन नदी की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। मतलब मध्य प्रदेश की भी है और उसकी उत्तर प्रदेश की भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मध्य प्रदेश की एक ही जिला लाभान्वित होता है जो मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला है। तो ये आपकी हो जाएगी उर्मिल परियोजना। ठीक है। इस तरह की ये मध्य प्रदेश की कुल परियोजनाएं थीं जो कि लाभान्वित थे। अब इसके बाद अगली वीडियो में हमको आपको बता दिया जाएगा कि कौन सी परियोजना कब बनाई गई थी और इसकी कितनी लंबाई है, किस नदी पर है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।